नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने 18 जनवरी 2021 सोमवार को एक अंडर ट्रायल में जमानत दी, जो कि साल 2009 में दर्ज एक अपराध के मामले में 12 साल से अधिक समय से जेल में है। जस्टिस AM खानविलकर, जस्टिस BR गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी ने एक हत्या के मामले में अभियुक्त राकेश मिश्रा को जमानत देते हुए कहा कि हमें ये देखने के लिए अपील की जाती है कि अपीलकर्ता 12 साल से अधिक समय से FIR नंबर 226 द्वारा दर्ज अपराध के संबंध में जेल में है और मुकदमा अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। पीठ ने न्याय के हित को देखते हुए निर्देश दिया कि ट्रायल कोर्ट की संतुष्टि के लिए उसे ऐसे नियमों और शर्तों पर जमानत दी जाए जैसा उल्लेखित है। कोर्ट ने आगे ट्रायल कोर्ट को ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि ट्रायल आदेश की कॉपी प्राप्त होने के 6 महीने से अधिक समय बाद संपन्न न हो। सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर विचार कर रही थी। इस याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा कलकत्ता हाईकोर्ट से उसके पिता की मौत हो जाने के चलते जमानत की मांग की गई थी। हाईकोर्ट ने जमानत याचिका निपटारा करते हुए केवल 4 घंटे तक के लिए पुलिस एस्कॉर्ट के तहत वडगंज की जगह का दौरा करने की अनुमति दी और जमानत देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने महाराष्ट्र सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग SEBC अधिनियम 2018, जिसके तहत नौकरियों और शिक्षा में मराठों को कोटा प्रदान किया गया है, इसकी संवैधानिकता के खिलाफ दायर चुनौती पर सुनवाई को 5 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दिया है। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता में खंडपीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी की प्रस्तुतियों पर विचार किया, जिन्होंने कोविड-19 महामारी के कारण मामले की तैयारी की अक्षमता के बारे में अदालत को सूचित किया। महाराष्ट्र राज्य की ओर से पेश हुए रोहतगी ने खंडपीठ को सूचित किया कि मुवक्किलों से उचित निर्देश लिए गए थे और चूंकि सभी वकीलों को विभिन्न स्थानों से आना था, इसलिए इस मामले की तैयारी करना मुश्किल था। उन्होंने कहा, हम वकील अलग अलग जगहों पर बिखरे हुए हैं और रिकॉर्ड बहुत बड़े हैं। वर्चुअल सुनवाई पर बहस करना मुश्किल है। हम मेरिट पर बात नहीं कर रहे हैं। टीकाकरण प्रक्रिया शुरू हो गई है और बुजुर्गों के लिए 6 से 8 सप्ताह की प्रतीक्षा है। हमें पता है कि हमारे खिलाफ एक अंतरिम आदेश चल रहा है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार 19 जनवरी को एक याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें याचिकाकर्ता पिता ने मृतक के साथ अपने पिता पुत्र के रिश्ते के आधार पर उसके संरक्षित शुक्राणु को प्राप्त करने की अनुमति मांगी थी, उसकी पत्नी की अनुमति के बिना। न्यायमूर्ति सब्यसाची भट्टाचार्य की पीठ ने फैसला सुनाया कि याचिकाकर्ता पिता के पास केवल इसलिए कि वो मृतक का पिता है, इस तरह की अनुमति मांगने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। याचिकाकर्ता मृतक के पिता ने अदालत के समक्ष कहा कि उनका बेटा थैलेसीमिया का मरीज था और प्रतिवादी संख्या 4 मृतक की पत्नी के साथ वैवाहिक जीवन जीते हुए उनकी मृत्यु हो गई। अपने जीवन काल के दौरान मृतक ने अपने शुक्राणु को सेंट स्टीफन अस्पताल 30 हजारी नई दिल्ली में संग्रहित किया था। उनके निधन के बाद उसके पिता याचिकाकर्ता ने शुक्राणु को उन्हें देने के लिए उक्त अस्पताल में संपर्क किया और दावा किया कि वो मृतक के पिता है। वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद ग्रोवर ने मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट से आग्रह किया कि वरवर राव को इस आधार पर जमानत दे देनी चाहिए कि तलोजा जेल के अस्पताल के पास वरवर राव की स्वास्थ्य की स्थिति की निगरानी के लिए बुनियादी ढांचा नहीं है। इसके साथ ही नानावती सुपर स्पेशलिटी अस्पताल ने भी आखिरकार कहा है कि बीमार 21 वर्षीय तेलुगु कवि वरवर राव डिस्चार्ज के लिए फिट हैं। चिकित्सा विशेषज्ञों के साथ अस्पताल नानावती ने राय दी है कि राव डिस्चार्ज के लिए फिट हैं। न्यायमूर्ति SS शिंदे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने पूछा कि क्या इसे प्रतिस्थापित किया जा सकता है। एडवोकेट ग्रोवर ने तर्क दिया कि अस्पताल का कहना है
कि वो हेमोडायनामिक रूप से स्थिर है और उन्हें डिस्चार्ज करने योग्य है, लेकिन एक बार डिस्चार्ज हो जाने और तलोजा अस्पताल में स्थानांतरित होने के बाद उनके स्वास्थ्य पर करीबी निगरानी और चिकित्सा पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। लेकिन तलोजा जेल नवी मुंबई के पास इसके लिए बुनियादी ढांचा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच, जिसमें जस्टिस AM खानविलकर, जस्टिस BR गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी शामिल थे, इन्होंने मेडिकल कॉलेज रिश्वत घोटाले में न्यायिक जवाबदेही और सुधार के लिए अभियान CJAR पर लगाए गए 25 लाख के जुर्माने, जिसमें उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज IM कुटुसी और अन्य शामिल थे, इनके भुगतान में देरी को माफ कर दिया है। उल्लेखनीय है कि CJR ने घोटाले में SIT जांच की मांग की थी और 2017 में जनहित याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था और जुर्माना लगाया था। मुख्य न्यायाधीश SA बोबडे की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने तेलंगाना उच्च न्यायालय के दिनांक 7/12/2020 के खिलाफ एक पर्दानशी महिला द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें उसके अपहृत किए गए बेटे के मामले की जांच और बरामदगी के लिए दाखिल हैबियस कॉर्पस याचिका को खारिज कर दिया था। दिनांक 5/2/2019 की FSL रिपोर्ट के अनुसार उसका बेटा मृत हो चुका है। उच्च न्यायालय ने FSL रिपोर्ट पर भरोसा करते हुए आदेश दिया कि चूंकि याचिकाकर्ता का लापता बेटा अब जीवित नहीं है, इसलिए कोर्ट द्वारा हैबियस कॉर्पस की रिट जारी नहीं की जा सकती है। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।